Good morning, students. Today we are going to discuss the dimensions of business environment. बेटा, हमने ये लेसन जो स्टार्ट किया था उसके अंदर हम दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और थर्ड टॉपिक इस लेसन का है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो 5 डायमेंशंस से रिलेट करता है और 5 डायमेंशंस में सबसे पहला डायमेंशन जो है वो क्या कहना चाहिए, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। हम इस इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के बारे में आज स्टडी करेंगे। उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो यहाँ दो कंडीशन अराइज होती हैं, एक तो कॉमन फैक्टर्स की और दूसरा एस्पेक्ट्स की। ये जो कॉमन फैक्टर और एस्पेक्ट्स हैं आपके, ये हर डायमेंशन के इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में मिलेंगे, सोशल एनवायरनमेंट में मिलेंगे। दोनों चीजें इनके हर टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर, चाहे वो सोशल हो, लीगल हो, पॉलिटिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, इकोनॉमिकल हो, ठीक है, सब के अंदर पांचों के एनवायरनमेंट के पार्ट पर आपके कॉमन फैक्टर और आपके एस्पेक्ट्स डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, एस्पेक्ट्स क्या हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। Economic environment refers to all the forces and factors which directly influence the economy of your country. Economic environment consists of gross domestic product. उसने कहा है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कंसर्न जो है वो उन सभी फैक्टर्स, उन सभी फोर्सेस से है जो कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हो, डायरेक्ट प्रभावित करते हो। यानी कि उन कॉन्सेप्ट के अंदर अगर उन फैक्टर्स के अंदर कोई चेंज होता है तो इंस्टेंट चेंज जो है वो आपको कंट्री की इकोनॉमी की फ्लक्चुएशन होने में दिखाई देगा। तो उसने कहा है कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट का जो कंसर्न है वो आपके जीडीपी से है, और जीडीपी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो समझिए इकोनॉमी पर डायरेक्ट असर पड़ता है। इनकम लेवल ऑफ नेशनल की, देश की जो नेशनल इनकम है, यानी कि पर कैपिटा इनकम के बेस पर नेशनल इनकम बनती है, और नेशनल इनकम जो है वो अगर इफेक्टेड होती है तो समझ लीजिए आपकी इकोनॉमी इफेक्टेड हो रही है। ऐसे ही पर कैपिटा लेवल से भी इकोनॉमी डायरेक्ट इफेक्ट होती है। प्रॉफिट की अर्निंग रेट अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो समझ लीजिए डायरेक्ट इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, और इंक्रीज हो रहे हैं तो इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। प्रोडक्टिविटी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी हमारी इंडस्ट्री के अंदर, समझ लीजिए हमारी जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है वो राइज हो रही है। और प्रोडक्शन के अंदर अगर कोई हिंड्रेंस प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो समझ लीजिए हमारी इकोनॉमी जो है वो इफेक्ट हो रही है। उसके साथ साथ आपका एम्प्लॉयमेंट रेट, अगर हमारे यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट है तो बड़ा आसान है, इकोनॉमी स्टेबल है। और अगर एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज हो रहा है तो समझिए हमारी इकोनॉमी उसी तरह से भी डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ पर ऐसे उसके साथ साथ फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, वो भी हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। यानी कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट जो है वो ऐसे टॉपिक्स जो या ऐसे फैक्टर्स जो हमारे इकोनॉमी को डायरेक्ट इफेक्ट करते हों उसे हम इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने फैक्टर्स डिस्कस कर दिए हैं कि जैसे मैंने आपके सामने जीडीपी का बात कही है, और आपकी नेशनल लेवल की इनकम की बात कही है, पर कैपिटा इनकम लेवल की बात कही है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कही है, एम्प्लॉयमेंट की बात कही है, प्रोडक्शन की बात कही है, फिजिकल
और आपका मॉनेटरी पॉलिसी की बात कही है, क्योंकि ये सारे जो कॉमन फैक्टर्स हैं ये सब हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए हम इनको इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। अब इनका एस्पेक्ट्स क्या है? अगर हमें इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है तो समझ लीजिए हमें जीडीपी को बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी तभी स्टेबल हो सकती है। उसके बाद हाई इन्फ्लेशन रेट एज कांस्टेंट एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या कहा उसने कि जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन होना चाहिए, ठीक है। अब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है तो समझ लीजिए हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो रही है या हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। अगर ये नहीं होता है तो हमारी इकोनॉमी अनबैलेंस्ड रह जाएगी। थर्ड कंडीशन उन्होंने कहा है एस्पेक्ट्स का, डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट एंड इंक्रीज डिमांड फॉर होम लोन्स। क्या कहा कि नेशनल इनकम जो है वो इस बेस पर भी बढ़ती है कि जब परसेंटेज ऑफ होम लोन की इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जब कमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे और उसके इन प्लेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज ज़्यादा लेंगे तो समझ लीजिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंक्रीज होता जा रहा है उससे गवर्नमेंट का फंड रेज हो रहा है, इकोनॉमी को हमारी बेनिफिट मिल रहा है। और यहाँ तक कि उसके साथ साथ जो कमर्शियल बैंक एफडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेविंग अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरेस्ट देते हैं उसको डिक्रीज किया जाए। तो अगर देने वाला इंटरेस्ट जो है उसकी परसेंटेज को डिक्रीज कर लेंगे तब भी बेनिफिट है। और अगर होम लोन के अगेंस्ट में जो रेट ऑफ रिटर्न, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव करते हैं बैंक वाले, कमर्शियल बैंक वाले, वो अगर ज़्यादा कर दें तो उससे भी उनका बेनिफिट है। इसका मतलब उनकी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ करेगी। पासिंग ऑफ जीएसटी बिल विल अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। उन्होंने कहा है कि जीएसटी का जो बिल है वो सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अप्लाई हो जाए, ठीक है, जैसा अब हो गया है, ठीक। उससे भी जो है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की जो है वो हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट फायदा करता है। डिमोनेटाइजेशन जो है यानी करेंसी का जो चेंज है वो बदलाव होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उससे जो है हमारी कंट्री जो है वो क्या हो जाता है, इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाती है। कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इतने पुरानी करेंसी डिपॉजिट होती है और नई करेंसी जो है वो रनिंग में आती है, रेगुलेट होती है, इतने टर्म के अंदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन जब न्यू करेंसी प्रिंट आउट होकर और मार्केट के अंदर रन करती है तो उसके बाद स्मूथ रनिंग के बाद हमारी जो इकोनॉमी है वो ऑटोमेटिकली उसी करेंसी के अंदर एडजस्ट हो जाती है और हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो कंट्री की स्टेबल हो जाती है। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी कहा गया है कि उसके अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिपोजिशन हो जाए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है वो स्कीम्स अप्लाई की जाएँ, एट्रैक्टिव स्कीम्स, ठीक है, और नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो दिया जाए और मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न लिया जाए, तो उससे जो है आपकी इकोनॉमी ग्रोथेबल होती है। ऐसे ही रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, इनकी सेल पर भी, इनके क्या कहना चाहिए, सेल्स पर भी हमारा टैक्स डिपेंड करता है और जितनी ज़्यादा सेल होगी उतनी ज़्यादा टैक्स होगा, उतना ज़्यादा टैक्स होगा तो समझ लीजिए क्या होगा कि हमारे गवर्नमेंट का फंड जो है वो रेज होगा और हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होगी। उसके बाद रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जितनी ज़्यादा हमारे पास एक्सपेंस कम होंगे इनकम सबसे ज़्यादा हो जाएगी, समझिए सेविंग ज़्यादा हो जाएंगी और सेविंग ज़्यादा हो जाएगी तो हम किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी वर्किंग के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस
होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो उसका इन्वेस्टमेंट का, हम रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या चाहते हैं, रेट ऑफ रिटर्न चाहते हैं, इसलिए हम उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं इसकी सोशल एनवायरनमेंट। अब हमारे पास सेकंड टॉपिक जो हो रहा है स्टार्ट, वो सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। उन्होंने कहा है कि बिजनेस जो है वो हर कंट्री की कल्चर पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, उसके सोशल कस्टम पर, उसके ट्रेडिशंस पर डिपेंड करता है। उन्होंने कहा है कि कस्टमर का टेस्ट, उसकी प्रेफरेंस, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, उसकी एजुकेशन लेवल भी हमारी सोसाइटी को डेवलप बनाती है, हमारी इकोनॉमिकल और सोशल लाइफ को डेवलप करती है। उन्होंने कहा है कि द बिजनेसमैन कैन नॉट आउटलुक ओवरलुक द कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट और दीज कंपोनेंट्स मे नॉट हैव इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, बट इन द लॉन्ग रन द सोशल एनवायरनमेंट हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। मैंने आपको बताया टेस्ट ऑफ द कस्टमर, प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, ठीक है, और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ें जो हैं, एजुकेशन लेवल, ये सब चीज़ें आपके बिजनेस को और उसके एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती हैं। भले ही शॉर्ट टर्म में ना करें, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर आपको बिजनेस रन करना है तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो सोशल एनवायरनमेंट के अंदर फैक्टर्स बनी हुई हैं, ये सब उसको इफेक्ट करती हैं। जैसे सेलिब्रेशन होता है हमारे यहाँ पर, ओकेजन्स होते हैं, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग कस्टम्स हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग क्या कहना चाहिए आपके फेस्टिवल्स हैं, हम उनको जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए उस गुड्स की, उस कम्युनिटी की डिमांड राइज होती है और उस टाइम जो क्या कहना चाहिए आपका प्रोडक्शन है वो गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो सोशल स्टेटस हैं हमारे लिए, ठीक है। तो दिवाली पर, ईद पर, क्रिसमस पर, ये फेस्टिवल्स जो हैं वो हमारे यहाँ की एक ऐसी कम्युनिटी, जैसे कि आपका स्वीट्स हैं, ग्रीटिंग्स हैं, ठीक है, या कोई कार्ड्स हैं, इनको, या हमारे यहाँ के ड्रेसेस हैं, इनसे इंटरलेट करती हैं, उनको भी इंक्रीज़ करने का काम करती हैं, उनकी डिमांड को इंक्रीज़ करने का काम करती हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो है वो कुछ एस्पेक्ट्स बताए गए और जो एस्पेक्ट बताए गए उनमें आपके अकॉर्डिंग बताया गया कि कॉमन फैक्टर कुछ ऐसे हैं जो सोशल एनवायरनमेंट के से रिलेट करते हैं कि डिमांड ऑफ रिजर्वेशन इन जॉब फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन, इससे भी हमारा सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि हम जो है वो जॉब्स के अंदर माइनॉरिटी पीपल्स को और वुमेन्स को जो है वो रिजर्वेशन की डिमांड को राइज करें। डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन बाय पेइंग इक्वल वेजेस फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स। आज के टाइम में आप देखिए कि मेल और फीमेल वर्कर्स के वेज रेट में डिफ्रेंशिएशन है, तो ऑटोमेटिकली उनको इक्वल किया जाए, उससे भी सोशल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन्स एंड लग्जरी आइटम्स इन मिडिल क्लास फैमिलीज, कि जितने भी हमारी मशीनरी है, जो लग्जरी आइटम्स है, वो हर इंसान के लिए, चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, उन सब के लिए क्या कहना चाहिए ज़रूरी है, उनके स्टेटस को बढ़ाने के लिए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। द सोशल एनवायरनमेंट टू इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में ऑर्थोडॉक्स जो मेथड्स थे उनके अंदर ये सोचा जाया करता था कि गर्ल्स जो हैं वो तो आपके डोमेस्टिक वर्क के लिए ही बर्थ हुई हैं, पैदा हुई हैं, और बॉयज़ जो हैं यानी मेल सेक्शन सोसाइटी जो है वो सोसाइटी को फेस करने के लिए और बिजनेस को रन करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें के नहीं आउटडोर वर्क करने के लिए ही जन्मा है। तो ये भी चीज़ जो है वो उनके सोशल स्टेटस को डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर रही है, डिफरेंस क्रिएट कर रही है, इसलिए इसको भी रिमूव किया जाना चाहिए। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड हैज़ बिकम पॉपुलर। आप देखिए कि सोशल स्टेटस के अंदर जितनी अच्छी हेल्थ है, जितने अच्छे फिटनेस सेंटर्स अवेलेबल हो जाएं, ठीक है, तो वो हमारे क्या है कि क्योंकि जो इंसान सेहतमंद होगा वही वर्किंग करेगा,
और जितनी ज़्यादा वर्किंग होगी उतनी ज़्यादा इनकम वैकेंसी अर्न करेगा। तो ये सारे जो हैं ये कॉमन फैक्टर्स हैं। इनके लिए एक आस्पेक्ट बताया गया है कि आप अपनी लाइफ की क्वालिटी को, उसकी क्वांटिटी को चेंज करिए। अपनी लाइफ जो आप बिता रहे हैं उसे टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है ट्रेंड, उसके अकॉर्डिंग पास आउट करिए। उसके बाद इम्पोर्टेंस और प्लेसेस ऑफ वुमेन इन वर्क फोर्स कि ये बात कही जाती है कि मेल और फीमेल इक्वल है, लेकिन वर्क फोर्स के अंदर उनकी वेजेस के अंदर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, उसे भी आप इक्वल करिए। बर्थ एंड डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, हमारे यहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है। तो हमें चाहिए कि अगर हमें इक्वल्सी रखनी है, सोशल स्टेटस रखना है, सोशल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है, तो हमें बर्थ रेट को कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद एटीट्यूड ऑफ कस्टमर्स टुवर्ड्स इनोवेशन लाइफ स्टाइल, अपने टेस्ट को, अपने लाइफ स्टाइल को अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ क्या है कि सोशल स्टेटस मेंटेन होता है आपकी एजुकेशन से, आपकी लिटरेसी से। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप उसी तरह से अपने वर्किंग मेथड को चेंज करेंगे, उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। और आप लिटरेट हैं तो आप दूसरे पर्सन को क्या कहना चाहिए ऐसे ही होल्ड करेंगे, सोसाइटी को फेस करना आपको आएगा। तो ये सब क्या है, सोशल एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, ये भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ द पीपल्स, ये भी सबसे ज़रूरी है कि हम वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें या मैन्युफैक्चर को चाहिए वो क्या कहना चाहिए प्रोडक्शन करें उन चीज़ों का, उन कम्युनिटी का, उन गुड्स का, जिससे हमारे कंट्री की जो सोशल इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहे। उसके ट्रेडिशंस का, उसके कस्टम्स का हम ध्यान रखें, और जो भी फेस्टिवल, जो ओकेजन अराइज हो रहा है उससे ही रिलेटेड हम जो है गुड्स की सप्लाई करें। तो हमारा जो अगर हम वो काम करते हैं तो हमारा सोशल स्टेटस बिजनेस का भी मेंटेन होता है, फर्म का भी मेंटेन होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमने आज डिस्कस किए हैं, एक तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट। कल हम जो डिस्कस करेंगे वो पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल, ये 3 आपके डायमेंशंस जो हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इनके कॉमन फैक्टर्स और एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इतने ये इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट के कॉमन फैक्टर्स और एस्पेक्ट्स पढ़ के आइएगा जो मैंने आज पढ़ाए हैं। कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा।